students, welcome to the new lecture of physics for class 10. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है, उसके बारे में मैं डिटेल समझाया भी था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें ताकि आज के लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आ सके। तो बेसिकली क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। एक लेंथ ऑफ कंडक्टर था, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, तीसरा मटेरियल ऑफ कंडक्टर और चौथा टेम्परेचर। ठीक है। तीसरा जब हम लोग पढ़ रहे थे मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है, तीसरा जब हम लोग मटेरियल ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अगर 2 रड है, एक कॉपर और एक आयरन का, और दोनों का लेंथ भी सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, लेकिन ऐसा देखा गया कि दोनों मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो वहां पे हम लोगों ने कहा था कि इसका मतलब रेजिस्टेंस मटेरियल की भी प्रॉपर्टी होती है। अब वो मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती है, ठीक है, तो उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं। वो टॉपिक होगा रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब यहां पे समझ लेते हैं कुछ बातें। हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हम लोगों ने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है, और हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब दोनों को जब हम लोग कंबाइन करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, L/A, है ना, ये 1 मान लीजिए और 2 मान लीजिए और दोनों को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइनिंग 1 and 2। By combining 1 and 2 what we get is R is directly proportional to L/A, and we know that when we exclude the proportionality sign there comes a constant, है ना, let this constant be rho। तो R is equal to rho L/A, है ना, ये इक्वेशन यहाँ पे आया। ये रो क्या है, व्हाट इज रो हियर? सो रो इज हियर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, मैं बस अभी इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं इसे एक नाम दूंगा, है ना, बेसिकली यही रेजिस्टिविटी है ना। चलिए अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या देखें कि ये कांस्टेंट है। किस सेंस में कांस्टेंट है कि ये चीज लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। इसी है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया जो हम लोग को पढ़ना होता है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, मैं इसका डिफिनीशन सब बाकायदा अच्छे से लिखूंगा, अभी बस पहले इसको समझ लेते हैं। अब रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाए, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा यूनिट देख लिया जाए क्या, चलिए ऐसा यूनिट देख लेते हैं, है ना। इसको क्या पढ़ा जाता है, रो पढ़ा जाता है। ये क्या है, रो, RHO, रो, ठीक है, H यहाँ पे साइलेंट है। ऐसा यूनिट इसका देख लेते हैं। तो रो को क्या लिख सकते हैं, RA/L, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया हूं मैं, RA/L। अब R का देखिए ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम होता है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में, और नीचे लेंथ एम मीटर में है। ठीक है, इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका, ओम मीटर, OHM, ओम, METRE, ओम मीटर, है ना, ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आ गया रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, है ना, विच जस्ट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड मटेरियल ओनली। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अभी तत्काल क्लास 10 के लेवल के लिए ये समझ लीजिएगा कि ये बस मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसे डिफाइन जो किया गया बेसिकली इसे न्यूमेरिकली डिफाइन किया गया है ना। न्यूमेरिकली कैसे, याद है जब 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन किए थे, 1 एम्पियर को डिफाइन किए थे, तो क्या किए थे, एक फॉर्मूला का सहारा लिए थे और है ना क्या कहते हैं, सब वैल्यू को वहां पे जो भी यूनिट्स हैं उसको 1 ले लिया गया था, फिर उसके बाद उसको उसी तरह से डिफाइन किया गया था। तो यहां पर भी बेसिकली वही करना है। अब देखिए इस फॉर्मूले को फिर से देखिए, रो इज इक्वल टू RA/L, है ना। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, अगर लेंथ 1 मीटर है, किसका, ऑब्वियसली किसी कंडक्टर का, ठीक है, ऑफ कंडक्टर। तो इसको वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं रो इज इक्वल टू R आ जा रहा है ना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, रेजिस्टेंस आ जा रहा है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो बस इसी तरीके से डिफाइन करना है जिस तरह से मैं यहां पे इसको लिखा हूं। बस अब इसको है ना इंग्लिश में लिख देना है, और इंग्लिश आप लोग बखूबी जानते ही होंगे। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनीशन हो जाएगा रेजिस्टिविटी
resistivity of a material is the resistance of a wire having unit length and unit क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट मतलब समझ में आता है ना, वन है ना, वन यूनिट, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई होप आपको ये डिफिनेशन याद रहेगा और समझ में भी आ गया होगा, है ना। इसको न्यूमेरिकली डिफाइन किया गया है, ठीक है। ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब न्यूमेरिकल डिफिनेशन देना पड़ता है तो ये न्यूमेरिकली डिफाइन किया गया रेजिस्टिविटी को। ऐसे ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ये तो जान ही रहे आप लोग। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होगा, लेकिन कब होगा? जब लेंथ 1 मीटर होगा और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं उस ओरिजिनल फॉर्मूला पे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया रहेगा, लेंथ का वैल्यू दिया रहेगा, एरिया का वैल्यू दिया रहेगा। याद रखना है बस मीटर में रहना चाहिए, मतलब ऐसा यूनिट में रहना चाहिए। तो रेजिस्टेंस निकालना होता है, या इसमें आप देख सकते हैं 4 क्वांटिटी है तो किसी 3 क्वांटिटी का वैल्यू दिया रहेगा, चौथा निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो सब आप लोग जानते ही अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, रेजिस्टिविटी यानी रो ऑफ कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 इंटू 10 का पावर -8, ठीक है। और यूनिट क्या होता है इसका? ओम मीटर होता है ना। याद रखना चाहिए, यूनिट याद रखना चाहिए। इज इतना है ना, ये गिवन डाटा है। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? मतलब एक स्टेटमेंट आपसे पूछा गया कि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इतना होता है, इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, है ना। तो बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे रेजिस्टिविटी को बेसिकली डिफाइन करने की कोशिश की गई है ना। और वही काम आप लोग को करना है। यहाँ पे हमने क्या देखा, रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होता है कब? जब लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो उसी अनुसार बस यहाँ पे डिफाइन करना है। इसका मतलब क्या होता है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए एक एल्यूमिनियम ले, है ना, मैं थोड़ा सा फिगर से आपको समझा देता हूँ। एक एल्यूमिनियम ले जिसका की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टिविटी के बराबर, जो कि क्या है? 2.7 इंटू 10 का पावर -8 ओम, ठीक है। मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूनिट देना होगा, है ना। न्यूमेरिकली इक्वल टू है, यूनिट तो सेम नहीं हो जाएगा ना रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, है ना। तो बस न्यूमेरिकली इक्वल टू कहेंगे यहाँ पर। तो अब आप लोग इसको शब्दों में डिफाइन कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सोच लीजिए जरा, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ इसको। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, लिख ही देता हूँ। इफ वी टेक, है ना, बाय दिस स्टेटमेंट वी मीन दैट इफ वी टेक an aluminium rod of length कितना? 1 मीटर and cross sectional area cross sectional area 1 meter square, then the resistance of this aluminium rod will be how much? The data which is given in the question, which is 2.7 into 10 का पावर -8 ओम, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग होता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, आपको ये लिखना है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग जब बुक पढ़ोगे ना, तो बुक में आपको एक चार्ट मिलेगा, सारे मटेरियल जो भी कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, अलॉयज होते हैं, उनका रेजिस्टिविटी दिया रहता है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो उससे आपको बस इसको याद नहीं रखना है, बस उससे आपको ये पता चलेगा कि किस रेंज में रेजिस्टिविटीज होते हैं, ठीक है।
रेजिस्टेंस तो नहीं दिया जाता है, रेजिस्टेंस का चार्ट नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बेसिकली लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करेगा, है ना, तो उसका चार्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब एक क्वेश्चन और आता है जो कि आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है वो आप लोग को उसको बनाना है, ठीक है, उसको लिखना है। बता दूं क्या थोड़ा बहुत हिंट? ठीक है, पहला डिफरेंस क्या लिखना चाहिए? पहला डिफरेंस तो आदत हो गई होगी आप लोग को, पहला डिफरेंस तो उसका डिफिनीशन ही लिख के बना दिया जाता है। तो रेजिस्टेंस का डिफिनीशन क्या होता है, रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन क्या होती है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। दूसरा डिफरेंस आप लोग क्या लिखिएगा, चाहे तो लंबा चौड़ा करना है तो ऐसा यूनिट भी लिख दीजिए। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। यूं कहे तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, है ना। रेजिस्टिविटी कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है ना। दोनों का एक सेम पॉइंट है, मैं यहां पे बता देता हूं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, बोथ डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों मटेरियल पे डिपेंड करती है। बेसिकली रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी मटेरियल पे डिपेंड करती है उसी को तो रेजिस्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। और दोनों में एक और सिमिलरिटी क्या है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है और रेजिस्टेंस भी चेंज होती है, वो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो मैं 4-5 पॉइंट बोल चुका हूं, उसमें से 2-3 पॉइंट डिफरेंस था, 2 पॉइंट सिमिलरिटी थी। तो उसको आप लोग अपने क्लास वर्क कॉपी में, है ना, नोट्स के कॉपी में उसको अच्छे से इन्यूमरेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन कर लेता हूं, बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए नाइक्रोम वायर, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए नाइक्रोम वायर। मैं हिंट लिख देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगा, इस वायर का है ना लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर और रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम दिया हुआ है, ठीक है, 100 इंटू 10 का पावर -6 ओम मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 100 इंटू 10 का पावर -6 ओम मीटर। तो इसका रेजिस्टेंस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल वही वाला, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब ध्यान यहाँ पे रखने वाली क्या बात है, रेजिस्टेंस का चूंकि ऐसा यूनिट ओम होता है, वो ऐसा यूनिट ओम तभी आएगा जब सारे बाकी यूनिट्स का आप क्या लेंगे, ऐसा यूनिट में लेंगे। यानी रेजिस्टिविटी भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए, लेंथ भी ऐसा यूनिट भी होना चाहिए और एरिया भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसका किस यूनिट में दिया गया है। तो लेंथ तो मीटर में दिया हुआ है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एरिया लेकिन देखिए तो मिलीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, ठीक है। और अक्सर इन सब क्वेश्चंस में आपको यूनिट पे खिलाएगा, ठीक है, तो उस पे खेलना है, मतलब उस पे देख लेना है, ठीक है। मिलीमीटर स्क्वायर उसको मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करोगे, तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 का पावर -3 मीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर हो जाएगा, 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। अब रो ऑफ नाइक्रोम क्या होगा, 100 इंटू 10 का पावर -6 ओम मीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इस पे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, सिंपल है। रो का वैल्यू क्या लिखेंगे, 100 इंटू 10 का पावर -6। और यहाँ देखने वाली ये बात है कि नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी एकदम बिल्कुल ही ऐसा यूनिट में दिया हुआ है ना, तो अच्छी बात है। लेंथ को क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 का पावर -6। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि बहुत बच्चों की आदत होती है ना कि जब न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे होते हैं तो हर जगह यूनिट डालते रहते हैं, उससे घुच हो जाता है, ठीक है। तो वो सब काम नहीं करना है ना। हाँ, पहले है ना क्या कहते हैं, जब गिवन डाटा लिखे तो उसको है ना उसके ऐसा यूनिट में चेंज कर लेना चाहिए स्टार्टिंग में। अब बाद में बस रेजिस्टेंस का यूनिट डाल देना है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व तो हो ही जाएगा। क्या 2 कट जाएगा, 10 का पावर -6 कट जाएगा, बचेगा क्या, बस 100 आ जाएगा। तो 100 ओम रेजिस्टेंस होगा इसका आंसर, सिंपल आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ डाटा वाटा चेंज करके, ठीक है। आई होप आप लोग ये सब कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, अ कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। एक कंडक्टर है कि जिसका की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। नाउ इट्स लेंथ इज हाफ्ड, है ना। अब इसका लेंथ को हाफ कर दिया गया, एंड
क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ट्रिपल्ड, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को ट्रिपल कर दिया गया. सो व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस. अब इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन है. एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से पॉज करके. ठीक है, बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं, फिर मैं बताता हूँ. हाँ, अब देखिए, एक कंडक्टर है जिसका कि रेजिस्टेंस आर है, उसके लेंथ को आधा कर दिया गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को ट्रिपल कर दिया गया. तो अब उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा. इसका मतलब पहले है ना, मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है. ठीक है, इसका लेंथ मान लेते हैं एल. ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ए. अब देखिए, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि कंडक्टर को रिप्लेस किए. इसका मतलब पहले और बाद में भी मटेरियल क्या होगी उस कंडक्टर की, सेम होगी, मटेरियल सेम होगी. इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है. तो रो दोनों के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है. चेंज क्या होगा, लेंथ चेंज होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या गया, लेंथ को आधा कर दिया गया और एरिया को ट्रिपल कर दिया गया. मतलब कुछ ऐसा हो गया है ना, और लेंथ थोड़ा सा आधा हो गया. एरिया देख रहे हैं आप लोग. ठीक है, यानी ये नया एरिया क्या है, 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया, स्टार्टिंग एरिया. और ये लेंथ क्या है, आधा हो गया है. ठीक है, इसको मैं L2 नाम दे देता हूं, इसको A2 नाम दे देता हूं. ठीक, A2 इज इक्वल टू 3A. अब देखिए इसको रिलेट कैसे करना है. स्टार्टिंग में R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिख दिए, है ना, बहुत अच्छा. नया रेजिस्टेंस जिसको मैं R2 नाम दे देता हूं. ठीक है, रो तो रो ही रहा, L की जगह L2 लिखेंगे, A की जगह A2 लिखेंगे, है ना, सब कुछ नया लिखेंगे डायमेंशन. L2 की जगह क्या लिखोगे आप लोग, L/2. कहां से L/2 पता चल रहा है, क्वेश्चन से पता चल रहा है. A2 की जगह क्या लिखोगे, 3A लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, रो एल बाई 3 2 6 हो जाएगा ए. अब देख, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक चीज कि रो एल बाई ए क्या था, वो तो आर था, है ना. तो इसके जगह वहां से पुट कर दीजिए यहाँ पर. तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/6. यानी हमने जो क्वेश्चन में दिया कि लेंथ को हाफ कर दिया गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को ट्रिपल कर दिया गया, तो इन सब कर्म से क्या हो गया, रेजिस्टेंस 1/6 टाइम्स हो गई है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाएंगे. लेंथ को कभी आधा करेगा, एरिया को कुछ भी कर देगा, है ना. आप समझ सकते हैं, इसको बस फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर लाना है. ठीक है, जब मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे, है ना, दूंगा. एक क्वेश्चन देता हूं और मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको बनाइएगा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, इफ अ रेजिस्टेंस of 5 ohm is if a conductor, है ना, if a conductor resistance क्या, if a conductor of resistance 5 ohm is cut into 4 equal parts. ठीक है, what will be the new resistivity and resistance of each part. मतलब क्या किया गया, एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम था, उस कंडक्टर को 4 इक्वल पार्ट में काट दिया गया. ठीक है, और कुछ अगर नहीं दिया गया है तो उसको समझ लीजिएगा लॉन्गिट्यूडनली काटा गया है. ठीक है, जैसे कि यूं समझ लीजिए, जैसे पेंसिल है एक लंबा ऐसा, ठीक है, तो उसको कैसे तोड़िएगा, है ना, एरिया वाइज तो नहीं तोड़िएगा, लेंथ ही वाइज तोड़ सकते हैं. ठीक है, उसी तरीके से उसको लॉन्गिट्यूडनल तोड़ना कहा जाता है ना. मतलब ये पेन है तो ऐसे ऐसे जो काटना होता है इसको लॉन्गिट्यूडनल काटना कहा जाता है. हाँ, तो उसको 4 इक्वल पार्ट में काटा गया. अब हर पार्ट का नया रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो आई होप आप लोग अब तक बना लिए होंगे, पॉज करके बना लो. ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है. यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया. सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी पे तो तुरंत आंसर दो, कुछ बिना सोचे. क्या होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या, नो, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, नो चेंज इन रेजिस्टिविटी. क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी बस मटेरियल पे डिपेंड करती है. मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ. ठीक है, तो आप लेंथ उस कंडक्टर को कितने भी इक्वल पार्ट में काट दीजिए, कितने भी छोटे छोटे भागों में काट दीजिए, यहाँ तक कि उसका एक नोक भी रहेगा तो वो भी क्या होगा, उसकी भी रेजिस्टिविटी वही रहेगी जो पहले रह रही थी, क्योंकि मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा है. बात रह गई रेजिस्टेंस की. रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है. अगर आप उसको काटोगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा. अब कैसे चेंज होगा, हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है ना.
तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो नया, चूंकि लेंथ क्या हो गया है आपका 1/4 हो गया है, L2 लिख सकते हैं L/4 है ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R2 R/4 हो जाएगा। समझ में आया? मैं डायरेक्ट लिखा हूं थोड़ा सा। लेंथ अगर 1/4 टाइम्स हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा 1/4 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अब R का वैल्यू क्या है 5 है, 5/4 यानी 5/4 कितना होता है 1.25 ओम। तो ये जो नया रेजिस्टेंस है कितना आ गया 1.25 ओम आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। पहले एक मुंह जबानी क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक लेंथ है, एक कंडक्टर है, उसका लेंथ को डबल कर दिया गया और एरिया को हाफ कर दिया गया। लेंथ को डबल कर दिया गया और एरिया को हाफ कर दिया गया। बताइए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। लेंथ को डबल किया गया, एरिया को हाफ किया गया, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो जब आप फॉर्मुला में पुट कीजिएगा 2 ऊपर रहेगा लेंथ के साथ, एरिया का 1/2 भी 2 ऊपर आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया है 4 टाइम्स हो गया है। बहुत अच्छा, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं। अब एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैं देता हूं, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। द लेंथ ऑफ अ वायर is doubled, the length of a wire is doubled by stretching it, ठीक है। find the new resistance, यहां क्या हुआ है? आप लोग बोलेंगे सर इसका सीधा आंसर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेकिन जरा सोचिए, यहाँ क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। लेंथ यहाँ पे डबल किया गया है स्ट्रेच करते हुए, है ना, स्ट्रेच मतलब खींचना कहा जाता है या पुल करना होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, आप लोग गलत हो, समझो इस चीज को। मान लो कि स्टार्टिंग में ऐसे करके एक कंडक्टर था, ठीक है, जिसका कि लेंथ L था और एरिया क्या था क्रॉस सेक्शनल एरिया A और रेजिस्टिविटी रो। रेजिस्टिविटी तो चेंज हो नहीं रही, आप लोग हमेशा देख रहे हैं। तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कितना था ρL/A, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब क्या किया गया, इसको स्ट्रेच किया गया है। ऐसा नहीं कि एक कंडक्टर को उठा के दूसरा कंडक्टर डबल लेंथ का रख दिया गया जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, नहीं, इसी कंडक्टर को खींचा गया है। खींचने से क्या होगा बाबू, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इतना बड़ा दिख रहा था ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। खुद सोचो ना, हो जाएगा छोटा। खुद सोचो, खींचोगे इसको, अगर पेन को मैं बहुत, पेन तो नहीं खींचाएगा, टूट जाएगा। इस मेटल को जब खींचोगे तो क्या होगा, इसका एरिया छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब एरिया कितना छोटा होगा यही तो यहाँ पे यही निकालना है, इसी का खेल है बस। लेकिन आप लोग ये समझ में आ ही रहा होगा कि नया रेजिस्टेंस जो R2 है वो क्या होगा, बेसिकली ρL2/A2, यानी A2 का अगर वैल्यू पता चल जाए तो आप लोग आंसर बता सकते हो। L2 तो 2L है ना। तो समझ में आया कि आप लोग कहाँ गलत थे। आपने क्या सोचा कि इस कंडक्टर की जगह एक दूसरा कंडक्टर रख दिया गया जिसका लेंथ डबल है, आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया को सेम समझा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही ट्रिक था कि इसको खींच के डबल किया गया। इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं रहा। पहले क्या करते थे हम लोग, खींचते उससे नहीं थे, हम लोग डायरेक्ट बोलते थे कि लेंथ को डबल कर दिए हैं। अब जब सिर्फ यही बोला गया कि लेंथ को डबल किया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि एरिया को सेम रखा गया। लेकिन जब ये सब लिख दिया जाए ना कि खींच के डबल किया गया, उसको पिघला के डबल किया गया, दबा के है ना क्या कहता है लेंथ को आधा किया गया, तो जब भी ये सब काम मतलब उस मटेरियल पे ही किया जा रहा है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें लेंथ को अगर चेंज करेंगे तो एरिया भी चेंज होगा एंड वाइस वर्सा, यानी एरिया को चेंज करेंगे तो लेंथ भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ठीक है। और लॉजिकल भी आप लोग समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन है कि ये लेंथ एरिया को रिलेट कैसे किया जाए। अच्छा, जब भी इसको खींचेंगे तो क्या सेम रहेगा, ठीक है, मास सेम रहेगा। मास थोड़ी नहीं इधर उधर होने वाला है, मास तो कांस्टेंट है। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी तो दोनों की सेम ही है। डेंसिटी है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड नहीं करती है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि खींचने से हुआ क्या है, बेसिकली क्या सेम रहा है, तो वॉल्यूम सेम रहा है। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम रहा है। मानते हो इस चीज को, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। आप लोग जानते हो कि सिलेंडर अगर मैं मान लूं या कोई भी आप लोगे तो लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया माना जाता है इसको। अब लेंथ तो स्टार्टिंग में L था, क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल वॉल्यूम में क्या लिखेंगे,
लेंथ L2 लिखेंगे, एरिया A2 लिखेंगे, है ना। अब यही से बस रिलेशन आएगा, देखना L2 का वैल्यू कितना है, 2L है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और A2 हम लोग को निकालना था, इसी के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं यहाँ पे। L से L कट जाएगा तो A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, A/2 आ जाएगा, यानी एरिया क्या हो गई है, आधी हो गई। ठीक है, लेंथ को डबल करने से एरिया आधी हो गई। अब वापस इसमें पुट कर दो, तो वापस जब इसमें पुट करेंगे तो R2 का वैल्यू कितना आ गया, रो, L2 का वैल्यू कितना था, 12 लिखूं, एरिया का वैल्यू कितना था, A2 का वैल्यू A/2। ठीक है, अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, रो L/A, और रो L/A क्या था, देखो पहले से रेजिस्टेंस था, है ना, ये हम लोग स्टार्टिंग में ही मान लेते हैं। तो ये 4 टाइम्स रेजिस्टेंस हो गया, यानी 4 टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया। इसका मतलब हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे लास्ट में, कि रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या दिक्कत था, इसको स्ट्रेच किया गया था, है ना, इसको रिप्लेस नहीं किया गया था, यही यहाँ पर ट्रिक था, है ना। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ, सोचना करना घर पे। अगर इसको स्ट्रेच के बजाय इसको दबाया गया रहता, कंप्रेस किया रहता, और लेंथ को मैं बोल रहा हूँ कि आधा कर दिया गया, है ना, लेंथ को आधा कर दिया गया, तो बता सकते हो रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो ये घर पे करना, मैं आंसर बता दूं क्या, लेंथ को आधा किया गया है ना, यानी एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से करोगे आप लोग, लेंथ आधा एरिया डबल, यानी रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स होगी। इसका आंसर यही है ना। अब मैं हाफ ऊफ कर रहा हूं हमेशा, ये ट्रिपल भी किया जा सकता है, क्वाड्रपल भी किया जा सकता है, तो ये सब आप लोग समझ जा रहे होंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में बस इतना ही था, है ना। बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे। फॉर्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट है, R = ρL/A, इस पे सारा क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। मैं जितना वैरायटी हो सकता था वो सब करवाया हूँ, बाद में आप लोग को जब मैं शीट दूंगा सॉल्व करने के लिए तो उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है बाबू, आज का लेक्चर बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, है ना, आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, है ना। यहाँ पे रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, है ना, बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट आएगा। तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास, और पूरा रिवीजन करिएगा आगे वाले पिछले वाले क्लासेज का। थैंक यू।